हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आप लोग के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का पार्ट 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनके बारे में हम पहले भी जानते हैं, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, जो कि आपके एलपीजी चैप्टर में है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। 1991 जिसके बाद हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें काफी बड़ा चेंज आ गया। तो आप लोग इन दो शब्दों के बारे में तो कहीं ना कहीं नॉलेज रखते ही होंगे, जो इस सेशन में स्टूडेंट्स हैं, तो जानते हैं इनके बारे में थोड़ा और, जो कि हमारी बुक में लिखा है। क्या है डिमोनेटाइजेशन? क्या होता है डिमोनेटाइजेशन? क्या ये डिमोनेटाइजेशन सिर्फ हमारे देश में होता है? क्या ये डिमोनेटाइजेशन बहुत रेयर होता है? देखिए डियर, डिमोनेटाइजेशन बहुत नॉर्मल शब्द है और कई फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो ये किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रेगुलर, लाइक 5 ईयर्स में या 4 ईयर्स में ऐसा किया जाता है। व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन? तो डिमोनेटाइजेशन होता है, इट्स एन एक्ट ऑफ रिमूविंग करेंसी। एक जो सर्कुलेशन में करेंसी चल रही होती है जिसे लीगल टेंडर मनी बोला जाता है, ठीक है ना, जिसे लीगली एक्सेप्टेबल रखा जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, उसको डीमोनेटाइज कर देती है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब उसको रिमूव कर देती है, उसका जो लीगल स्टेटस है वो हट जाता है। यानी जिस दिन से गवर्नमेंट उसको डीमोनेटाइज कर देती है, उस दिन के बाद से वो एक्सेप्टेबल करेंसी नहीं रहती है बच्चों। लीगल टेंडर मनी, आपने मनी बैंकिंग में अगर पढ़ा हो तो लीगल टेंडर मनी वो होती है जिसे आप लीगली एक्सेप्ट कर सकते हो, जिसे कोई भी मना नहीं कर सकता लेने के लिए, राइट। तो आप लोगों को याद होगा, इंपॉर्टेंट डेट है 8 नवंबर 2016, जिसमें 500 रुपए, जिस दिन 500 रुपए और 1000 रुपए की जो आपकी बड़ी करेंसी थी उसको रिमूव कर दिया था लीगल टेंडर मनी से। यानी इसका जो लीगल स्टेटस था वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यानी उस टाइम के बाद से अगर आप ये करेंसी को ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो लीगल नहीं मानी जाएगी। यानी जिसके पास भी इसका स्टॉक था वो सिर्फ बैंक में ही से जमा करा के एक्सचेंज करा सकता था, ट्रांजैक्शन में उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। थैंक गॉड कि गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा टाइम दिया ताकि हम उन चीज़ों को कन्वर्ट करा सके, बट स्टिल बहुत क्योस हुआ था, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की थोड़ी सी कमी थी। यानी कहते हैं ना कि अगर आप पॉलिसी अपनाते हैं उसमें कोई कमी नहीं होती। डिमोनेटाइजेशन इज गुड थिंग, बिकॉज इसके जो पर्पस है, इसके पीछे जो छुपे हुए पर्पस होते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं कि करप्शन को रोका जाए। जो लोग होर्डिंग करते हैं मनी की, जो अपने पास बहुत सारी करेंसी, जो खासतौर पर जो बड़ी करेंसीज होती हैं 500 1000 जैसे हमारे देश में बड़ी करेंसी थी, उनको स्टॉक करके रख लेते हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों को पता है आपकी कंट्री में लीकेज आ जाता है। बिकॉज जब तक करेंसी जो है वो इकोनॉमी में फ्लो नहीं करता है ना, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बनता है, तो अगर कोई अपने पास घर में स्टॉक करके रख लेगा तो उससे इकोनॉमी में फ्लो रुक जाता है। तो डिमोनेटाइजेशन के अपने फायदे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप इससे ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करते, एक प्रिपरेशन के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट नहीं करते, तो ये काफी हार्मफुल भी हो सकती है। तो इसके कई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी इकोनॉमी में देखने को मिले। कि सबसे ज्यादा देखिए, जो ट्रेडर्स थे, जो छोटे ट्रेडर्स थे, जो कि कैश में ही बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते थे, उन लोगों के लिए ये बहुत ही हार्मफुल चीज रही थी, बिकॉज उनके लिए उस टाइम कैश ट्रांजैक्शन जो है रुक गई, और एकदम उनके लिए जो है इमीडिएट इस तरीके की जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उन्हें स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। बट स्टिल इसके काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं जो हम पढ़ेंगे। व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन? आई होप इट्स क्लियर। गवर्नमेंट किसी भी लीगल करेंसी, देखिए कुछ भी नहीं है, एक कागज है, ठीक है, 500 रुपए का एक कागज है, उस कागज की वैल्यू तब तक है जब तक उसे लीगली तौर पर स्टेटस दिया है। जिस दिन गवर्नमेंट, आप देखिए अगर आपके पास कोई 20 रुपए का नोट है, आज आप 20 रुपए से सामान खरीद पा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ लीगल टेंडर मनी। जैसे ही गवर्नमेंट बोलेगी 20 रुपए का नोट डीमोनेटाइज हो गया या रिमूव हो गया, आज से वो लीगल टेंडर मनी है, तो कोई भी इंसान इसे लेने से आपको मना कर सकता है, बिकॉज इसकी अथॉरिटी जो है, जो इसका स्टेटस है, लीगल स्टेटस है, वो खत्म कर दिया जाएगा, राइट। तो आई होप व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन इट्स क्लियर। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए का नोट जो था वो लीगल टेंडर मनी से हटा दिया गया था। बहुत टाइम पहले भी एक बार कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब भी डिमोनेटाइजेशन किया गया था, तब भी काफी इंपैक्ट हुआ था हमारी इकोनॉमी में। नेगेटिव पॉजिटिव हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, तो नेगेटिव इंपैक्ट भी थे काफी सारे, राइट। चलिए अब पर्पस देखते हैं कि डिमोनेटाइजेशन क्यों किया जाता है। तो डिमोनेटाइजेशन का जो सीधा साधा पर्पस है वो ये कि करप्शन को रोका जाए। कैसे रोका जाता है करप्शन को या ब्लैक मनी को या फिर कोई भी और चीज को? बहुत सिंपल सी बात होती है, जो लोग अपने पास इस तरीके की करेंसी को होल्ड करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे ही उनको ये सुनने में आता है कि भाई आज से ये करेंसी जो है वो लीगल स्टेटस में नहीं है, उनका दिमाग सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये बहुत
मुश्किल वाली सिचुएशन आ जाती है कि वो जो इतना सारा पैसा होल्ड करके रखा है अपने बेड के अंदर या फिर सोफों के अंदर या फिर छतों के अंदर छुपा के रखा हुआ है, अब इतना सारा जो पैसा है वो कन्वर्ट कैसे कराया जाए बैंक में, और अगर वो कन्वर्ट कराने जाएंगे तो बैंक के पास आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, और ऐसे केस में आपको बैंक को टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। देखिए ब्लैक मनी उसे ही बोला जाता है जिसपे आप टैक्स छुपा लेते हैं, राइट, कि आपने कमाया लेकिन आपने उस पर टैक्स नहीं दिया। जब आप उस पर टैक्स देते तो व्हाइट मनी हो जाती है, राइट। इलीगल मनी इज अ डिफरेंट थिंग, अगर वो इलीगल मीन से कमाई गई है। तो जो गवर्नमेंट है उसका पर्पस ये था कि लोगों ने जो टैक्स चोरी कर रखी है, जो पैसे को बचा रखा है, हो सकता है कि उन्होंने गलत तरीके से कमाया हो, एक तो वो लोग परेशान हो जाएंगे, है ना। दूसरा, अगर सही तरीके से कमाया लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स चोरी करी तो उनको अब डिटेल देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, सारा पैसा बैंक में ही जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि जो ये 500 और 1000 रुपए के नोट के बदले में उनको नई करेंसी मिलेगी, वो तो भाई बैंक से ही मिलेगी ना, वो तो कोई और दे नहीं सकता। तो ऐसे केस में उनकी सारी डिटेल बैंक के पास आ जाएगी, और फिर जो बैंक है वो ये सारी डिटेल ऑब्वियसली गवर्नमेंट को सप्लाई करेगा, टैक्स अथॉरिटी को सप्लाई करेगा, तो टैक्स की जो कलेक्शन होती है वो भी इस टाइम पर बढ़ जाती है। तो देखिए एम क्या है, सबसे पहले तो करप्शन रोका जाए, ठीक है। दूसरा, ब्लैक मनी रोकी, ब्लैक मनी को जो है कहीं ना कहीं पकड़ा जाए कि कहाँ पर है ब्लैक मनी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं इम्पैक्ट पड़ा इस बार हमारे डिमोनेटाइजेशन का। काउंटर फिटिंग मतलब होता है नकली करेंसी, नकली करेंसी को रोका जाए, क्योंकि जब आपने पुरानी करेंसी बंद कर दी 500,000 रुपए की, तो जो लोग 500,000 रुपए की नकली करेंसी बनाकर मार्केट में सप्लाई कर रहे थे, उनको थोड़े टाइम के लिए शॉक लगता है, क्योंकि अभी नई करेंसी आने में टाइम लगेगा, उसको समझने में उन्हें टाइम लगता है कि कैसे इसकी कॉपी बनाई जाए। तो ये एक पर्पस भी होता है डिमोनेटाइजेशन का, कि काउंटर फिटिंग जो है, फेक करेंसी जिसे आप बोल सकते हैं, उससे रोका जाए। इसके अलावा टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन होता है टैक्स की चोरी, उसे भी बचाया जा सकता है। अभी हमने आपको बताया कि जब लोगों की सारी डिटेल बैंक में आएगी कि भाई इनका इतना पैसा कमाया था, लेकिन इन्होंने जो टैक्स अथॉरिटी थी उनको तो कम डिटेल दी थी, तो ऑटोमेटिकली उनसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी विद पेनल्टी, तो वो टैक्स इवेजन को भी रोकता है। इसके अलावा जो हमारी इकोनॉमी थी वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ज्यादा फोकस हो गई थी, तो इसलिए कैशलेस इकोनॉमी भी बन गई थी हमारी इकोनॉमी। इसके अलावा एक और चीज थी, जो लोगों के पास सेविंग्स थी। अब जरूरी नहीं है ना कि सबने ब्लैक मनी कर रखी है, इलीगल मीन से, कई लोगों ने अपने पास सेव करके अपने घरों में रख रखा था, है ना, ताकि गवर्नमेंट की नजर में ना आए, तो वो सेविंग भी फाइनेंशियल सेक्टर के पास आ गई। वो छोटे छोटे पैसे जिसके पास 50,000 थे, 60,000 थे, जैसे हमारे यहाँ जो मेड थी उसने भी अपने पास 50,000 रुपए जोड़ रखे थे, तो वो छोटी छोटी सेविंग्स भी फाइनेंशियल सेक्टर के पास ही आ गई। ये भी एक बहुत बड़ा पर्पस होता है डीमोनेटाइजेशन का। तो आई होप डीमोनेटाइजेशन के पीछे क्या पर्पस होते हैं वो आप लोगों को क्लियर रहा। एम क्या होता है, ब्लैक मनी को रोका जाए, नकली मनी को रोका जाए, टैक्स को इवेड करने से रोका जाए, टेररिज्म को भी बोलते हैं कि टेररिज्म रुकता है। टेररिज्म ऐसे रुकता है बच्चों, कई लोगों का ये सवाल होता है कि टेररिज्म कैसे रोका जाएगा डीमोनेटाइजेशन से। तो जो टेररिस्ट हैं या कोई भी अटैकर्स होते हैं, कुछ भी इस तरीके का काम करने के लिए उनको मनी चाहिए, राइट। सबसे बड़ा जो फंड होता है वही सबसे बड़ी चीज होती है। तो जैसे एकदम करेंसी डीमोनेटाइज हो जाएगी, तो वहां पर जो उनके पास फंड कलेक्टेड है फॉर जो भी उनकी प्लानिंग होती है, वो फंड एकदम बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से टेररिज्म को रोकने का पर्पस बताया जाता है डीमोनेटाइजेशन का। बट अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, डीमोनेटाइजेशन के इफेक्ट्स की अगर आप बात करेंगे, तो नेगेटिव इफेक्ट भी रहे, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाया जितना हमारी गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम टैक्स इवेडर्स को पकड़ पाएंगे और करप्शन को रोक पाएंगे या काउंटर फिटिंग रोक पाएंगे। तो सुनने में न्यूज़ में आया था कि कुछ ही दिनों बाद जो है नकली करेंसी, गांव के लोग भोले भाले होते हैं, तो वहां पर 500 1000 के जो नए नोट थे उनको समझ नहीं थी, तो वहां पर नकली करेंसी जो थी गाँव के लोगों को वहां पर जो एक्सचेंज करी जाने लगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्राई करती है, लेकिन उसका उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं हो पाया था हमारी इकोनॉमी में, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर हम इसके इम्पैक्ट बताएं कि डीमोनेटाइजेशन के हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हुए, तो आप देख सकते हैं इम्पैक्ट या इफेक्ट की अगर हम बात करें तो कैश ट्रांजैक्शन डिक्रीज हो गई थी, बिकॉज लोगों के पास कैश था ही नहीं, सिंपल सी बात थी। तो उन्हें जो भी ट्रांजैक्शन करनी थी वो बैंक के थ्रू करनी थी, तो डिक्रीज इन कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा, रियल एस्टेट के प्राइसेस भी गिर गए थे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था। तो जनरली आप लोग भी जानते हैं कि रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी में जो परचेजिंग करी जाती है उसके लिए आपको कुछ हार्ड मनी, कैश मनी चाहिए, सारा आप ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि लोगों के पास उस टाइम पैसा ही नहीं था, लोग अपने पास अपनी जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन थी, जो डेली ट्रांजैक्शन थी, उसके लिए भी मनी की शॉर्टेज हो गई थी। तो फिर रियल एस्टेट तो मुश्किल ही था, प्रॉपर्टीज खरीदना तो उस टाइम बहुत कम हो गया था। तो इस वजह से रियल एस्टेट के प्राइसेस जो थे वो भी काफी डाउन हो गए थे, और गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन बढ़ गई थी, क्योंकि जो छुपे हुए पैसे थे, जो लोगों की सेविंग थी, जिनको उन्होंने
हाइड कर रखा था, कि टैक्स के पर्पज से उन्होंने छुपा रखा था, वो सबका सब जो था वो गवर्नमेंट की नजर में आ गया एंड उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ा, राइट। इसके अलावा बैंकों में डिपॉजिट बढ़ गया था क्योंकि लोगों के पास कोई चारा नहीं था, लोग अपने पास रखेंगे तो वो यूजलेस हो जाएगा, तो वो जाकर अपने पैसे जो थे बैंकों में डिपॉजिट करा रहे थे। और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थी वो बढ़ गई थी क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन कम हो गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है आरटीजीएस या जो मनी ट्रांसफर के जो ऑनलाइन तरीके थे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो थी वो कहीं ना कहीं बढ़ गई। तो आई होप आपको डिमोनेटाइजेशन क्लियर रहा हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, दैट इज जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स। हाँ जी बच्चों, तो जीएसटी दूसरा टॉपिक है, सॉरी अभी मैंने जनरल सेल्स टैक्स बोल दिया था, इट्स अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कब अप्लाई करा? अगले ही साल 9वें मंथ में कह सकते हैं आप, उसका बेबी आ गया डिमोनेटाइजेशन का, जीएसटी। 1 जुलाई 2017, 8 नवंबर 2016 को आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ। उसके अगले ही साल 2017 में करीब 8 महीने बाद यानी 9th मंथ जब ऐसे ही लगा, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एम ऑफ दैट टैक्स इज व्हाट? वन नेशन वन टैक्स। अच्छा पर्सपेक्टिव है ये, क्योंकि इससे पहले क्या था बच्चों, हमारी स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स अप्लाई करे जाते थे, कहीं वैट अप्लाई होता था, कहीं सर्विस टैक्स था, अलग अलग तरीके के टैक्सेस जो थे हर स्टेट में अप्लाई होते थे। तो बहुत टाइम से ये डिमांड उठ रही थी कि जब देश एक है तो टैक्स अलग अलग क्यों है। तो उसी डिमांड को पूरा करते हुए एक टैक्स लाया गया, दैट इज जीएसटी। और इस गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनका भी यही मानना था कि जीएसटी का आना चाहिए। तो जीएसटी इट्स बेसिकली दैट टैक्स जो पूरे देश पर, पूरी कंट्री पर एक ही तरीके से लागू करा जाएगा और एक ही रेट ऑफ टैक्स होगा। इससे पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में बाय करते थे, फॉर एग्जांपल अगर आप गोवा में बाय करेंगे, दिल्ली में, बॉम्बे में, तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता था, जस्ट बिकॉज ऑफ एवरी स्टेट चार्ज डिफरेंट टैक्सेस, राइट। तो ये आवाज काफी टाइम से उठ रही थी कि जब देश एक है, स्टेट सारी एक ही कंट्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, तो टैक्स अलग अलग क्यों है। तो वन नेशन वन टैक्स का जो नारा है, या फिर एम आप कह सकते हैं, पर्पस जो था वो जीएसटी 2017 जब लागू किया गया तब वो पर्पस जो था वो पूरा कर दिया गया। हमारे पूरे देश में, होल कंट्री के अंदर अब एक ही टैक्स है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी जब भी आप गुड्स की सेल परचेज करेंगे या सर्विसेज को आप प्रोक्यूर करेंगे, तो सर्विस के केस में भी आपको यही वाला जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसकी जो बहुत ही अच्छी खासियत थी कि इस दौरान 17 जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा 23 सेसेस थे। सेसेस होते हैं जो टैक्स के ऊपर और एडिशनल टैक्स लगता है, जैसे कि एजुकेशन सेस एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, कि जो पढ़ाई लिखाई है बच्चों की प्राइमरी, जो गवर्नमेंट होती है वो आपसे टैक्स कलेक्ट करती है और फिर जो ये गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर एजुकेशन के लिए जो है फंडिंग प्रोवाइड करी जाती है, राइट। तो 23 टाइप के ऐसे टैक्स सेसेस, जैसे एजुकेशन सेस हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, और 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सॉरी, उनको रिमूव कर कर उनकी जगह पर एक ही सिंगल जो है टैक्स जो है रिप्लेस कर दिया गया, दैट इज व्हाट? जीएसटी, राइट। जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है, लाइक जीएसटी कैसे अप्लाई करा जाता है, तो उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है अपनी 11th क्लास में भी जीएसटी को अच्छे समझा हो, तो वही चीज है इसके अंदर। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जीएसटी जो है उसको दो पार्ट में सबसे पहले क्लासीफाई करा गया, दैट इज व्हाट? इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। व्हाट इज इंटर स्टेट? इंटर स्टेट का मतलब है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, जैसे दिल्ली से बॉम्बे में अगर सामान जा रहा है तो दैट इज व्हाट? इंटर स्टेट, राइट। या फिर बॉम्बे से आप कह सकते हैं केरला में कोई सामान जा रहा है, दैट इज व्हाट? इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या होता है? विद इन द स्टेट, यानी स्टेट के अंदर ही, राइट। जैसे दिल्ली के अंदर एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाना, जैसे चांदनी चौक से करोल बाग में चले जाना, ठीक है। केरला में आप एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाओ, ठीक है, तो वो आपके पास इंट्रा स्टेट कहलाता है। जब विद इन द स्टेट आप प्रोडक्ट ट्रांसफर करेंगे या सेल परचेज करेंगे तब क्या होगा? दैट इज व्हाट? इंट्रा स्टेट। और जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ प्रोडक्ट जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, सर्विस ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है इंटर स्टेट, ठीक है। अब इंटर स्टेट के लिए आपके पास जो टैक्स अप्लाई करा गया उसका नाम रखा गया आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नॉट इंटरनेशनल, नॉट इंटर स्टेट, इट्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। व्हाई इट इज इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइंड। यहाँ पर क्या है कि स्टेट और जो सेंट्रल का हिस्सा है वो इकट्ठा करके दिया गया है, बाद में स्टेट और सेंट्रल डिवाइड करेगी, राइट।
अगर हम इंट्रा स्टेट की बात करें तो उसमें पहले से ही स्टेट का अलग हिस्सा और सेंट्रल का अलग हिस्सा रखा गया है, CGST और SGST। मतलब स्टेट का जो पोर्शन है SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जो भी टैक्स रेट होगी चाहे किसी भी प्रोडक्ट पे 24% टैक्स है या 12% टैक्स है, जो भी टैक्स होगा उसका 50% सेंट्रल को जाएगा और 50% जो है वो स्टेट के पास रहता है। तो ये इंट्रा स्टेट के अंदर जो है स्ट्रक्चर है कि आपके पास दो तरीके की GST लगाई जाती है, CGST सेंट्रल का पार्ट और SGST जो है आपके पास स्टेट का पार्ट है। जितना भी टैक्स रेट होगा उस प्रोडक्ट का, मतलब जितनी भी टैक्स कलेक्शन होगी उसका 50% सेंट्रल के पास और 50% जो है वो स्टेट के पास चला जाएगा, राइट। और अगर हम बात करें इंटर स्टेट की तो उसमें एक GST है IGST, राइट। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट पे 24% टैक्स है तो 12% सेंट्रल हो गया, 12% SGST। लेकिन IGST में क्या होगा, वो 24% ही होगा, बाद में गवर्नमेंट उसे क्लासिफाई कर लेती है, स्टेट को अलग दे देती है और सेंट्रल अपने पास अपना हिस्सा अलग रख लेती है, यानी दोनों को ही टैक्स का बंटवारा किया जाता है इसके अंदर, राइट। GST के अंदर स्टेट के पास भी जाता है और सेंट्रल के पास भी जाता है। अब एक और चीज समझनी है कि परचेज और सेल के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करा जाता है। लाइक जब भी कोई कंपनी या कोई भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेगा और कोई भी सेल करेगा तो क्या बोला जाता है, जब भी परचेज करा जाएगा तो बोला जाता है इनपुट IGST, है ना। और वैसे भी जो इनपुट्स होते हैं उनका मतलब कच्चा माल और परचेज वगैरह ही होता है। और जब जब कोई सामान बेचा जाएगा तो उस पर GST कलेक्ट करी जाएगी, दैट इज आउटपुट GST। जब आप खरीदेंगे और इनपुट IGST है तो वो एक्सपेंस है आपका, लेकिन जब आप सेल्स कर रहे हैं और आउटपुट GST कलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट को पे करना है, आप अपने पास नहीं रख सकते हैं ना टैक्स। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर आपसे GST ले रहा है तो वो उसकी इनकम नहीं है, गलत बोलेंगे अगर आपको इनकम लगता है। ये उसकी क्या है बच्चों, ये उसकी लाइबिलिटी है, बिकॉज उसे सिर्फ कलेक्ट करना है। असली इनकम तो किसकी है, गवर्नमेंट की है, बिकॉज ये सारा का सारा जो GST है गवर्नमेंट के पास चला जाता है। सिमिलरली इसके अंदर भी है कि जब जब आप परचेज करेंगे तो जो GST हम पे करते हैं, एक्सपेंस होता है हमारा, उसके आगे इनपुट वर्ड लग जाएगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए विद इन द स्टेट अगर आपने कुछ भी बाय करा तो इनपुट CGST और इनपुट SGST, और अगर आपने कुछ भी सेल करा तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, आउटपुट CGST, राइट। और आउटपुट मीन्स कलेक्ट करना है आपने। और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, जैसे दिल्ली हो गया आपके पास, पौंडीचेरी हो गया, तो ऐसी जो स्टेट्स हैं जो यूनियन टेरिटरी के अंदर आती हैं उन पे अलग से UGST लगता है। क्लियर। बात करें पेमेंट की तो जो भी रजिस्ट्रेशन करने वाले जो भी ट्रेडर्स होंगे उन लोगों को पेमेंट का जो मोड है वो आपके पास अप्लाई करा गया कि आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, RTGS, NEFT, ये सब जो ऑनलाइन जो वेज हैं उनका इस्तेमाल करके आप GST का पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। देखिए अगर आप बेनिफिट की बात करेंगे मैम GST का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या है, तो हमने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि पूरे देश में एक ही तरीके का टैक्स होगा। इससे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ेगी एज एन कस्टमर आपको, वो ऑल ओवर इंडिया मोरलेस सेम पड़नी चाहिए, अदर देन अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करी जाए, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो एक अलग चीज है, बट आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो आप सभी स्टेट्स में सेम पे करेंगे। अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा डियर कि जो छोटे छोटे ट्रेडर्स थे उन लोगों को भी टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ा, उन लोगों को भी CA के अंडर जो है काम कराना पड़ा, वो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉस्टली जो है प्रोसेस रहा। और कई बार ऐसा भी रहा कि उनकी समझ में भी नहीं आया कि GST क्या है, तो काफी सारा हौच पौच रहा। अगर हम छोटे छोटे ट्रेडर्स की बात करें जो कैश में डील करते थे, उनके लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में डील करना थोड़ा सा दिक्कत रहा। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग कोई भी चीज इंप्लीमेंट करी जाती है उस पॉलिसी के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक जरूर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन ये थी या कमी ये थी कि उसको छोटे ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उन लोगों के पास पहले से CA वगैरह और सब चीजें होता है, तो वो लोग उस सेटअप के साथ पहले से तैयार है, तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, राइट। तो कहीं ना कहीं जो छोटे ट्रेडर्स थे जो कैश में ट्रांजैक्शंस करते थे या इन लोगों को ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसमें थोड़ी दिक्कतें महसूस होती थी, तो वहां पर उनको थोड़ा सा दिक्कत महसूस हुई, बिकॉज रजिस्ट्रेशन उनको GST का कराना पड़ा, समझने में GST को, CA के अंडर उनके जो है उनको धक्के खाने पड़े, तो वहां पे थोड़ा सा जो है GST का नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। GST के लिए प्रॉपर एक काउंसिल बनाई गई है, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि GST काउंसिल में क्या है और कौन कौन लोग हैं GST काउंसिल के अंदर। यानी GST से रिलेटेड जो डिसीजन है उसके लिए पूरी एक कमेटी बनाई गई है, और इस GST काउंसिल में जो चेयरपर्सन है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो होते हैं हमारे, जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो इस काउंसिल के जो हैं वो चेयरपर्सन होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा अगर हम मेंबर्स की बात करें कि
पहले तो वाइस चेयरमैन की बात करें तो वाइस चेयरमैन की अगर हम बात करें तो जो भी स्टेट्स हैं, हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, उनमें से कोई भी एक मेंबर को जो भी मेजोरिटी, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे चुनेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मेजोरिटी से ही आई होती है लोकसभा के अंदर, तो वही वाइस चेयरपर्सन को चुनेगी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी उन्हीं का होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है। इसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं, हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, आउट ऑफ दैट स्टेट्स उसमें से एक जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा स्टेट का, या फिर जो भी ऐसा मेंबर होगा जो नॉलेज रखता है अकाउंट्स की, जीएसटी की, उन सब चीज़ों की नॉलेज रखता है, टैक्स वगैरह की, उस एक पर्सन को वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है, मेंबर ऑफ दी स्टेट, यानी एक स्टेट मिनिस्टर को भी लिया जाता है और उसको वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। इसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं उनके भी एक एक मेंबर को इस काउंसिल में लिया गया है, तो हर स्टेट का एक मेंबर भी इस काउंसिल के अंदर होगा। इसके अलावा जब भी कोई मीटिंग होगी इस जीएसटी या इस टैक्स को लेकर, तो quorum शब्द, व्हाट इज quorum? Quorum इज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट टू होल्ड अ मीटिंग, यानी कभी भी जीएसटी को लेकर अगर मीटिंग करी जानी है, इस एस्पेक्ट को लेकर, टैक्स एस्पेक्ट को लेकर अगर मीटिंग करी जानी है, तो मिनिमम 50% मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है। quorum का मतलब ही होता है, quorum की जो डेफिनेशन है वो ये, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड अ मीटिंग। तो मीटिंग तभी होगी जब कम से कम जितनी भी आपके पास मेंबर स्टेट्स हैं उनके 50% लोग जो होने चाहिए, मेंबर्स जो है वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर जो है 100% मेजोरिटी तो रखेगी, 75% मेजोरिटी जो है इसे रखेगी। इसको जनरल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अलावा मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन बोला जाता है कि आपके पास 75% लोग यानी 3/4 जितने भी लोग प्रेजेंट हुए, पहली बात तो 50% लोग प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के अंदर, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 28 स्टेट्स हैं, 29 है वैसे, 28 स्टेट्स हैं, तो इसमें से 14 मेंबर प्रेजेंट होने जरूरी है। अब इन 14 में से 3/4 जो लोग होने चाहिए, 74% लोग अगर एग्री करेंगे किसी डिसीजन पे, तब जाके उस डिसीजन को जो है वो कहीं ना कहीं ओके किया जाएगा। तो आई होप जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन आप लोगों को क्लियर रहा हो। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और आई होप आपको ये चैप्टर जो है बड़े आराम से क्लियर रहा हो। इसमें से जो आउटसोर्सिंग का टॉपिक है वो फिलहाल के लिए भी कटा हुआ है, तो वो हमने अभी कवर नहीं करा है, क्योंकि अभी हम करंट जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकालिए और इसे एक शेयर जरूर करिए, बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। आप हमारे चैनल पर देखेंगे, हमारे चैनल पर किसी भी तरीके से कोई भी जो वीडियोज़ अवेलेबल है, जो कंटेंट अवेलेबल है, उसके किसी भी तरीके से आपसे चार्जेस नहीं लिए जाते। तो पूरी उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आप लोगों के सपोर्ट से ये जो फ्री चैनल है ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।